रिएक्शन। कंसेप्ट क्या है कपल्ड रिएक्शंस का? कपल्ड रिएक्शंस, ये एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, ये रिएक्शन हो रही है सी से डी। मान लो इसका डेल्टा जी है पॉजिटिव और इसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है, इसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है, तो दोनों रिएक्शन को हम कपल करेंगे ताकि दोनों रिएक्शन एक साथ हो सके। ए से बी रिएक्शन ये है, सी से डी रिएक्शन ये है, दोनों को कपल कर देंगे सो दैट बोथ द रिएक्शंस बिकम स्पॉन्टेनियस एट ए टाइम। अब ये दोनों रिएक्शन एक साथ स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगी? एक साथ स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। ये कपलिंग ऑफ रिएक्शंस का कंसेप्ट है, सही ना? डेल्टा जी इसका हाईली पॉजिटिव था, इसका मतलब ए से बी कभी नहीं बन पाएगा। सी से डी आसानी से बन रहा है, इसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है। दोनों रिएक्शन को कपल कर देंगे, दोनों रिएक्शन को कपल कर देंगे सो दैट बोथ द रिएक्शंस बिकम स्पॉन्टेनियस एट ए टाइम। क्या समझ आ गया कंसेप्ट? समटाइम्स इट हैपेंस दैट ए सिंगल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, सो इन ऑर्डर टू मेक इट स्पॉन्टेनियस it is coupled with a reaction for which delta G highly negative and hence both the reactions become spontaneous at a time। दोनों रिएक्शन एक साथ स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। ये कंसेप्ट है कपलिंग ऑफ रिएक्शन का। एक रिएक्शन जो नहीं हो रही है उसको एक ऐसी रिएक्शन से कपल कर देंगे, उसको एक ऐसी रिएक्शन से कपल कर देंगे जिसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है, ताकि दोनों रिएक्शंस एक साथ स्पॉन्टेनियस हो जाए। क्लियर? ताकि दोनों रिएक्शंस क्या हो जाए? एक साथ स्पॉन्टेनियस हो जाए। एग्जांपल इसका देखो, मान लो रिएक्शन है Fe2O3, लेते हैं Fe2O3। रिएक्शन है Fe2O3 gives 2Fe plus 3/2O2 प्लस 3/2O2। ये दिया। डेल्टा जी है रिएक्शन का, डेल्टा जी रिएक्शन का प्लस से 1400, डेल्टा जी रिएक्शन का है प्लस 1400, है ना? डेल्टा जी रिएक्शन का प्लस 1400 है, ध्यान रखना चीज का, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। Fe2O3 gives 2Fe plus 3/2O2, डेल्टा जी रिएक्शन का है प्लस 1400 किलो जूल पर मोल में। अब इसको मैंने कपल किया इस रिएक्शन के साथ, C प्लस हाफ O2 गिव CO2 CO के साथ, और एक CO प्लस हाफ O2 गिव CO2 के साथ। पहली रिएक्शन का डेल्टा जी है माइनस 500 और दूसरी रिएक्शन का डेल्टा जी है माइनस 600। बताओ अब Fe2O3 को अगर रिड्यूस करना है तो किसके साथ रिड्यूस करेंगे? Fe2O3 को अगर रिड्यूस करना है किसके साथ रिड्यूस करेंगे? कार्बन के साथ कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? अभी यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू अगर तुम चेक करोगे, इस रिएक्शन के थ्रू अगर चेक करोगे तो इस हेमेटाइट ओर से, ये हेमेटाइट ओर है, याद कर लेना इसको भी। Fe2O3 को कहते हैं हेमेटाइट ओर। पूछते हैं पेपर के अंदर, 2011 के पेपर में पूछा हुआ IIT एडवांस में। हेमेटाइट ओर और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। क्या हेमेटाइट ओर से आयरन मिल सकता है? क्या हेमेटाइट ओर से आयरन मिल यस सकता सर। है? कैसे मिलेगा बताना? डेल्टा जी तो पॉजिटिव है ना इसका, डेल्टा जी यस। इसका पॉजिटिव है ना, देखो बार तो नहीं मिलेगा ना। तो अब मैंने बोला कि कार्बन से इसको कपल किया, कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या मिल पाएगा कि नहीं? बोलो। सर तब मिल जाएगा। हाँ, कैसे मिलेगा बताना? दोनों को कपल करोगे तो कहाँ आ रहा है डेल्टा जी नेगेटिव? देखो एक बार जिया। हाँ, दिया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं। नहीं आ रही क्लियर आवाज? सर क्लियर आ रही है। क्लियर है सर। देखो डेल्टा जी, तो दोनों रिएक्शन को कपल करोगे तो क्या मिल पाएगा? कौन देगा आंसर इसका? सर शायद सीओ के साथ कपल करेंगे जब मिल जाएगा। सीओ के साथ कपल करोगे तो कैसे मिलेगा? CO प्लस हाफ O2 है। सर अगर जो सीओ वाली रिएक्शन है अगर उसमें मल्टीप्लाई 3 कर दें तो फिर कट जाएंगे कुछ। मल्टीप्लाई क्यों करोगे? बोलो एक बार। तुम सही बोल रहे हो बिल्कुल। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे?
सर देखो जिससे जो जो कॉमन, कट हाँ के ये रिएक्शन आ रही है मेरी कि Fe2O3 प्लस 3CO गिव 2Fe प्लस 3CO2। नहीं तुमने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका तो आंसर करो एक बार। मल्टीप्लाई क्यों किया इसको देखो एक बार। सर ताकि डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए। कोई और बताएगा रीजन इसका क्या होगा। देखो मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि कॉमन रिएक्टेंट या कॉमन प्रोडक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। कॉमन क्या है इसके अंदर देखो, 3/2 O2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 O2 ये भी हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा इसलिए। तो इसलिए सेकंड रिएक्शन को, ये पहली रिएक्शन अगर है, ये दूसरी रिएक्शन है, ये तीसरी रिएक्शन है, तो दूसरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, तो क्या आ जाएगा Fe2O3, Fe2O3 प्लस 3/2C गिव्स 2Fe प्लस थ्री बाई टू सर सी ओ टू थ्री सी, CO। 3C आएगा ना हाँ थ्री सी आएगा, 3C। सर? और दोनों को बल्कि मल्टी, फिर उसको नीचे वाली से नहीं करेंगे वो रिड्यूस? हाँ उससे भी कर लेंगे, दोनों से ही कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब हो जाएगा, लेकिन प्रेफर तो वो नीचे वाला करेंगे ना। हाँ प्रेफर नीचे करेंगे, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव आएगा। देखो सर, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे, गर्व गर्व क्या आएगा आंसर। सर वो हो गया -100 आ रहा है। -100 आ जाएगा। और नीचे वाले इलेक्शन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो आएगा -400। माइनस फोर -400। हंड्रेड क्या कंसेप्ट ऑफ कपलिंग और रिएक्शन समझ आ गया, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, क्या समझ आ गया कंसेप्ट ये। सर इन दोनों में से नीचे वाली को यस सर। ज्यादा प्रेफर करेंगे, उसमें ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। हाँ हाँ उसको प्रेफर करेंगे लेकिन दोनों से हो जाएगा। अच्छा अब दूसरी एग्जांपल इसकी कपलिंग ऑफ रिएक्शन की, एक और एग्जांपल है। जैसे बायोलॉजिकल, ये पहली इंपॉर्टेंस जो थी इसकी कपलिंग ऑफ रिएक्शन की, वो थी इन मेटलर्जी, वो थी इन मेटलर्जी, यानी किसी और से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कपलिंग ऑफ रिएक्शन के कंसेप्ट से कर सकते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज प्लस H2O देता है, डेल्टा जी प्रोसेस का है +23, डेल्टा जी प्रोसेस का है +23। तो क्या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बना सकते हैं। नहीं सर। ग्लूकोज प्लस नहीं बना सकते ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कपल करेंगे ATP प्लस H2O, क्या देगा ADP, ये देगा ADP प्लस एक फॉस्फेट यूनिट। तो इसका डेल्टा जी है सपोज -31। तो अब दोनों को कपल करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, H2O कैंसिल हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर। क्या समझ आ गया ये? यस सर। तो ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कपलिंग और रिएक्शन का, दो इंपॉर्टेंस बता दी मैंने इसकी, एक इन एक्सट्रैक्शन और दूसरा इन मेटलर्जी, सॉरी दूसरा इन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और एक मेटलर्जिकल इंपॉर्टेंस है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लेना जरूर, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, सिलेबस में नहीं है स्कूल के, उसमें नहीं पूछेंगे। कंसेप्ट ऑफ कपलिंग ऑफ रिएक्शंस, एक रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस नहीं थी उसको अगर स्पॉन्टेनियस बनाना है तो दूसरी रिएक्शन के कपल कर देंगे जिसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है, ताकि दोनों रिएक्शंस एक साथ स्पॉन्टेनियस हो सके। अच्छा नेक्स्ट जो है, ये तुमने सुना होगा, ये भी एम्स वगैरह नीट वगैरह में पूछे हुए हैं क्वेश्चन, इंस्टेंट कोल्ड एंड हॉट पैक्स, इंस्टेंट कोल्ड एंड हॉट पैक्स, ये तुमने देखा होगा। जैसे ग्राउंड वगैरह पे ग्राउंड वर्क करते समय ग्राउंड पे, मान लो किसी, चलो एथलीट ही ले लिया, मान लो किसी एथलीट की इंजरी हो जाती है, इंस्टेंट अगर इंजरी हुई है तो उसका कौन सा पैक अप्लाई करते हैं, फिजिशियन आता है उसको कौन सा पैक अप्लाई करता है, उस एथलीट को कौन सा पैक अप्लाई करता है इनिशियली, इनिशियल स्टेजेस पे कोल्ड। अप्लाई करते हैं हाँ कोल्ड पैक, सही ना, कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं। कोल्ड पैक 10 से 15 मिनट के लिए इंस्टेंट रिलीफ दे दे रहा है,
कोल्ड पैक जो है 10 से 15 मिनट के लिए इंस्टेंट रिलीफ दे देता है। कोल्ड पैक होता क्या है, एक बैग होता है, एक पाउच होता है, एक पाउच होता है जिसके एक कंपार्टमेंट में वाटर प्रेजेंट होता है और दूसरे कंपार्टमेंट में एक सॉलिड सॉल्ट होती है, दूसरे कंपार्टमेंट में एक सॉलिड सॉल्ट होती है। अगर तुम्हें कूलिंग सेंसेशन देना है, मान लो जो एरिया जो इंजरी हुई है जिसपे, अगर तुम्हें इसको कूलिंग सेंसेशन देना है, उसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर उसको कूलिंग सेंसेशन देना है तो कौन सा कंपाउंड लेना पड़ेगा, ऐसा कंपाउंड जो हीट रिलीज करे या हीट एब्जॉर्ब करे? एंडोथर्मिक लेना चाहिए कि एक्सोथर्मिक? सर एंडोथर्मिक। बहुत अच्छे। एंडोथर्मिक जो होगा, हाँ एंडोथर्मिक कूलिंग सेंसेशन देगा, जो भी चीज ठंडी होगी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए यहाँ पे हम लेते हैं NH4NO3, NH4NO3 सॉलिड। क्लियर? हम क्या लेंगे, NH4NO3 सॉलिड। ये होता है हमारा कोल्ड पैक। ये क्या है, कोल्ड पैक। अब जब जैसे ही इस वाले पाउच को स्क्वीज करेंगे दोनों साइड से, जैसे ही इस पाउच को स्क्वीज करेंगे दोनों साइड से, तो NH4NO3 इमीडिएटली पानी में मिलेगा और एंडोथर्मिक इफेक्ट से डिसॉल्व होगा, NH4NO3 प्लस H2O। ये दे देगा NH4 प्लस एक्वस फॉर्म में, NO3 माइनस एक्वस फॉर्म में। ये एंडोथर्मिक सॉल्ट है, हीट इसमें रिलीज नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी। और कोई भी चीज 25 किलो जूल के आसपास, कोई भी चीज हीट एब्जॉर्ब कब करती है, जब वो ठंडी हो, इसलिए वो एथलीट को कूलिंग सेंसेशन देगा और और उसको रिलीफ मिल जाएगा 10 से 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रिलीफ मिल जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। दूसरा ध्यान रखना, NH4NO3 यूज करते हैं कोल्ड पैक में, NH4NO3, क्योंकि ये एंडोथर्मिक इफेक्ट से डिसॉल्व करता है। और दूसरी चीज जो है, सेकंड जो है वो नोट करेंगे। अगर जैसे अब मान लो जो वो इंजरी है उसको 2 या 3 दिन हो गए, मान लो 2 या 3 दिन हो गए, तब हॉट पैक भी अप्लाई करते हैं। दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हॉट पैक अप्लाई करते हैं। तो हॉट पैक में अब तुम पाउच में क्या लोगे वाटर के साथ, ऐसी सॉल्ट जो एंडोथर्मिक इफेक्ट से डिसॉल्व हो या एक्सोथर्मिक इफेक्ट से, एक्सोथर्मिक। है ना? तो उसके लिए हम CaCl2 लेते हैं या MgSO4, ये दोनों लेते हैं। CaCl2 या MgSO4, ये जब डिसॉल्व करेगी पानी के अंदर, जैसे हम पाउच को स्क्वीज करेंगे दोनों साइड से, तो CaCl2 जो है ये पानी से मिलकर के, CaCl2 जो है पानी से मिलकर के क्या बना देगा, Ca2 प्लस एक्वस फॉर्म में और 2Cl माइनस एक्वस फॉर्म में, और प्लस हीट, हीट होगी रिलीज। तो इसको थोड़ा सा हीटिंग सेंसेशन मिलेगा, थोड़ा सा कूलिंग, पहले कूलिंग मिल रहा था, अब थोड़ा मतलब हीट फील करेगा उससे, तो गर्मी की वजह से भी रिलीफ मिलेगा, गर्मी की वजह से भी रिलीफ मिलेगा। और ये क्योर करने के काम भी आता है उस इंजरी को क्योर करने के काम भी आएगा। क्या हॉट एंड कोल्ड पैक समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये हॉट एंड कोल्ड पैक का कंसेप्ट था, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे एक टॉपिक हमने खत्म कर लिया, कौन सा? एक खत्म किया हमने, कंसेप्ट ऑफ कपलिंग ऑफ रिएक्शंस, और दूसरा हॉट एंड कोल्ड पैक्स क्या होते हैं, है ना, हॉट एंड कोल्ड पैक्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अब है इसके अंदर एक करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, या फिर मैं हल्का सा हिंट देता हूँ, कार्नोट हीट इंजन सबने पढ़ा हुआ क्या? यस सर, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो एक बार मैं उसी का, ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ ना, गर्व? तो आपने पिछले साल पढ़ा था और फिजिक्स में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। चलो एक बार मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन, कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन, क्लियर? कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन, इसके अंदर होता क्या है, वही 18 मतलब लेट एटीज में, एटीन्स में, 18th सेंचुरी में कार्नोट हीट इंजन जो कि रिवर्सिबल था, इसको डिस्कवर किया गया था। इसके थ्रू इसमें माना गया था कि जो 100 काम जो है, जो भी हीट है वर्क प्रोड्यूस करेगी, वो 100% प्रोड्यूस करेगी। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, लेकिन इसमें हमने लिया था कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन, सही ना, कार्नोट साइकिल। तो इसके अंदर हमने क्या माना है, इसके अंदर हमने जो प्रोसेस लिए हैं ध्यान देंगे, हमने इसमें लिया पहले सोर्स, एक सोर्स लिया, ये एक सोर्स है एट टेम्परेचर T1, सोर्स है एट वेरी हाई टेम्परेचर T1। जैसे पेट्रोल बर्न करेगा, डीजल बर्न करेगा या केरोसिन ऑयल बर्न करेगा, तब जो हीट रिलीज होगी। तो ये हमने लिया है सोर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर T1। ध्यान रखना, एक इस सोर्स की इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है,
यानी अगर ये थोड़ी सी हीट रिलीज भी कर देगा या थोड़ी सी हीट कम भी कर देगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, हीट रिलीज करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हालांकि इसको हीट रिलीज ही करना है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है, तो ये थोड़ी सी हीट रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके इस सोर्स के ऊपर ध्यान रखना, इस सोर्स के ऊपर बात ध्यान रखना, सोर्स एट T1 टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है, और क्या है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी इसकी, यानी ये हीट रिलीज करेगा तो इसकी टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ना, यानी ये काम करेगा आइसोथर्मली, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली। अब इसके ऊपर रख दिया हमने सपोज एक वेसल, इसके ऊपर रख दिया एक वेसल, और ऊपर वाला इसका पिस्टन जो है वो भी एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक है पिस्टन, ये पिस्टन भी एडियाबेटिक है। इसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट है जिसके अंदर एक्सपेंशन होगा, जब वो इधर से इस सोर्स जो कि हाई टेम्परेचर पे है इससे हीट एब्जॉर्ब करेगी, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा ये कंटेनर, गैस इसके अंदर एक्सपैंड करेगी आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, गैस इसके अंदर एक्सपैंड करेगी आइसोथर्मली और रिवर्सिबली। कर्व बनेगा ये, कर्व ये बनेगा इस तरीके से, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ये सोर्स था P1 V1 T1 जो गैस का प्रेशर है अंदर, हीट इसने एब्जॉर्ब की है प्लस क्यू, ए पॉइंट है ये P1 V1 T1, ये इसकी पीवीटी कंडीशंस है, पीवीटी कंडीशंस है। और फाइनल कंडीशंस, प्रेशर इसका P2 हो गया, वॉल्यूम इसका बढ़ के V2 हो गया, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट T1 क्योंकि आइसोथर्मली काम कर रहा है, ये आइसोथर्मली काम कर रहा है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है। नेक्स्ट, अब इस सोर्स जो ये कंटेनर था जिसमें गैस प्रेजेंट थी, इसने काम किया, इसने काम किया सोर्स से हीट लेकर के, सोर्स से हीट लेकर के। अब इसको हमने रख दिया एक इंसुलेटर के ऊपर, ये एक इंसुलेटर है, यानी सिस्टम क्या हो गया, एडियाबेटिक। अब ये ध्यान रखना, इसकी वॉल्स जो थी, इसकी वॉल्स ये एडियाबेटिक है, वॉल्स, ये कंटेनर की वॉल्स क्या है, एडियाबेटिक है। बस सोर्स से ही ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सोर्स से ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ। अब हमने रख दिया इसको एक इंसुलेटर के ऊपर, इंसुलेटर मतलब इंसुलेटेड है, यानी ना कोई हीट आ सकती है बाहर से, ना कोई हीट जा सकती है। अब इसको हमने रख दिया कंटेनर को उसके ऊपर, जब इसके ऊपर रख दिया, अब तुम्हें पता है चारों तरफ से एडियाबेटिक है सिस्टम, चारों तरफ से सिस्टम एडियाबेटिक है। अब जो इसके अंदर एक्सपेंशन होगा वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके अब वो काम करेगा, तो प्रोसेस होगा एडियाबेटिक, क्योंकि यहां से भी इंसुलेटेड है, यहां से भी इंसुलेटेड, यहां से भी इंसुलेटेड, ऊपर पिस्टन भी एडियाबेटिक, चारों तरफ से ये इंसुलेटेड है, तो इसलिए कहीं से हीट आ जा नहीं सकती, सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके काम करेगा। तो इस तरीके से एडियाबेटिक काम होगा और एक्सपेंशन होगा, ये एक्सपेंशन हुआ एडियाबेटिक। और अब एडियाबेटिक हुआ है तो अब हो गया P3 V3 और T2, P3 V3 और T2, टेम्परेचर क्या कर जाएगा, टेम्परेचर इसका फॉल कर जाएगा, चलिए टेम्परेचर इसका फॉल करेगा, ध्यान रखना इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। P3 हो गया वॉल्यूम, V3 हो गया V3 हो गया वॉल्यूम, P3 प्रेशर हो गया, और T2 इसका टेम्परेचर है, T2 इसका टेम्परेचर है। ए था, ये बी पॉइंट था, और ये सी पॉइंट पे आ गया, ये सी पॉइंट पे आ गया। अब उसके बाद हमने इसको उठा करके दोबारा, अब हमने इसको रख दिया सिंक के ऊपर जो कि लोअर टेम्परेचर पे होता है, यानी सराउंडिंग्स मान सकते हो उसको, सराउंडिंग्स में, ये यहां रख दिया इसको। वेसल को हमने रख दिया सिंक के अंदर, ये सिंक है, सिंक हमेशा लोअर टेम्परेचर पे होता है, सिंक एट T2 टेम्परेचर, सिंक एट T2 टेम्परेचर। तो अब ये यहाँ पे हीट रिलीज करेगा, अब ये यहाँ पे हीट रिलीज करेगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पे अभी हीट रिलीज करेगा और काम होगा आइसोथर्मली जब तक टेम्परेचर T2 ना हो जाए। अभी यहाँ पे इसने हीट रिलीज किया, ध्यान रखना चीज का, माइनस क्यू, काम होगा, काम होगा आइसोथर्मली रिवर्सिबली, कंप्रेशन हुआ है, तो अब यहाँ पे प्रेशर हो गया P4, वॉल्यूम हो गया V4, टेम्परेचर रहेगा T2, टेम्परेचर रहेगा T2। और फाइनली हमने इसको उठा करके दोबारा इंसुलेटर पे रख दिया, फाइनली इसको हमने उठा करके दोबारा इंसुलेटर पे रख दिया, तो अब यहाँ पे कंडीशंस दोबारा रिवर्ट बैक कर जाएंगी और P1 V1 T1 हो जाएंगी। तो ये कार्नोट हीट इंजन का साइकिल है, मैंने सिर्फ हिंट दिया है, फिजिक्स का टॉपिक है ये,
एक हिंट दिया है, कई बार केमिस्ट्री में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए हिंट दे रहा हूँ, अदरवाइज टॉपिक ये फिजिक्स का है। तो अब इसके थ्रू तुम्हें वर्क डन निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एस निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी होती है इसके अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी निकालनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होती है? जो हम हीट दे रहे हैं उसके थ्रू काम कितना हुआ। एफिशिएंसी क्या होती है? जो हम हीट दे रहे हैं उसके थ्रू काम कितना हुआ। क्या ये बात समझ आ गई है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? वर्क डन नेट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। जो हीट हमने सप्लाई की है ए से बी में, जो हीट हमने सप्लाई की है ए से बी में, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ इसको। क्या यहाँ तक नोट कर लिया पूरा? यस सर। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट लिखूंगा, नोट तुम्हारे पास लिखा लिखा होगा, मेरे को बताना जरूर वहां पे कि क्या वर्क डन मैं निकाल रहा हूँ। वर्क ए टू बी, वर्क ए से बी में क्या होगा? ए से बी में आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ है, तो एन आर टी वन नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन आएगा। एक बार तू देखता रहियो, एन आर टी वन नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन आएगा वर्क डन। और दूसरा बी से सी में एडियाबैटिक वर्क डन होगा। बी से सी में डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, क्यू है जीरो, तो वर्क डन हो गया एडियाबैटिक। वो क्या आ जाएगा? एन सी वी नेचुरल लॉग, एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन ना, एनसीवी टी होता, सॉरी, एनसीवी टी टू माइनस टी वन, एनसीवी टी टू माइनस टी वन। ये वर्क डन होगा बी से सी में। ऊपर ए से बी था, अब नीचे बी से सी है। अब तीसरा सी से डी में क्या होगा? ए से बी से सी से डी में एडियाबैटिक वर्क डन होगा फिर, आइसोथर्मल सॉरी, टेम्परेचर टी टू पे, एन आर टी टू नेचुरल लॉग वी फोर बाय वी थ्री। और लास्ट वर्क डन जो होगा, लास्ट वर्क डन जो होगा वो होगा एडियाबैटिक, एनसीवी एनसीवी टी वन माइनस टी टू। क्या नेट वर्क डन समझ आ गया? नेट वर्क डन ये तो तुमने शुरू से पढ़ लिया बहुत ज्यादा, ये इसके क्वेश्चंस भी कराए हुए, न्यूमेरिकल्स कराए हुए इसके। ये नेट वर्क डन है। और नेट हीट जो होगी वो पहले स्टेप में अब्जॉर्ब हुई है, नेट हीट पहले स्टेप में अब्जॉर्ब हुई है। डेल्टा ई इक्वल टू क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो नेट हीट जो अब्जॉर्ब होगी क्यू, वो डब्ल्यू के इक्वल होगी, डब्ल्यू के इक्वल होगी पहले स्टेप में, वो क्या हो जाएगी? एन आर टी वन नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। ये नेट हीट एब्जॉर्ब होगी, जो नेट हीट जो एब्जॉर्ब होगी। क्या ये समझ आ गया? दो स्टेप मैंने, एक तो वर्क डन निकाल लिया पूरा, और निकाल लिया डब्ल्यू, और निकाल लिया डब्ल्यू। ईटा होगा वर्क नेट डिवाइड बाय क्यू। ये होगा कि नहीं? एक बार हैंड से करेंगे जिसको इतना समझ आ गया, एक बार हैंड से करेंगे जिसको इतना समझ आ गया। एक एक चीज बहुत ध्यान से करना, मिस नहीं करना कुछ भी। गर्व, क्रिश, इशिता, मानसी, आयुष, देवा, अर्शी, हितेश, विधि, निष्ठा, डिम्पल, कशिश, अदिति, दिव्यांश, प्रियंका, जिया। आगे बच्चे रह गए अभी, भव्य, दिया, पिनाकिन, सचित, बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, नहीं समझ आया ये? दिया, दिया समझ नहीं आया ये? दिया बोलो। सर दिया, शायद ना मेरी साइड नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा सही है, चलो सही है। एक बार दिन देखना, एक बार दोबारा सुन लेना लेक्चर को, इंपॉर्टेंट है ये। नीटा ईटा जो एफिशिएंसी है डब्ल्यू बाई क्यू आ जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू देखो यहाँ पे, एक तो टी टू वन एनसीवी टी टू वन सी वन है, और दूसरा यहाँ पे एनसीवी टी वन वन सी टू है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं दोनों? यस सर। तो जो वर्डन बचेगा, वर्डन जो बचेगा वो ये बचेगा, सही ना? वर्डन जो बचेगा, ध्यान देंगे, पीछे लिखवाना क्या चीज है, एनआर टी वन नेचुरल वी टू बाई वी वन। या मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं। वर्ड जो बचेगा मेरे को लिखवाना एक बार, एफिशिएंसी का, एन आर टी वन नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन प्लस
nRT2 नेचुरल लॉग V4 बाई V3 अपॉन में nRT1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1। ये बचेगा कि नहीं वर्क डन? एक बार चेक करना, W बाई Q एक बार चेक। गर्व यस सर। ये बच जाएगा ना एफिशिएंसी का फॉर्मूला? एक सेकंड सर। nRT1 है ये समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर, यही आना चाहिए। ये आ जाएगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये आ जाएगा। और उसके बाद अब तुम्हें बस V4 बाई V3 को निकालना है इन टर्म्स ऑफ V2 बाई V1। तो पहले स्टेप में जो प्रोसेस आइसोथर्मल था P1 V1 P2 V2 होगा। दूसरे स्टेप में जो एडियाबैटिक था P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा होगा। तीसरा स्टेप अगेन आइसोथर्मल था, तो उसमें भी P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 आएगा। चौथा स्टेप जो एंडोथर्मिक क्या था एडियाबैटिक, उसमें भी P4 V4 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा, ये आएगा। चारों को मल्टीप्लाई कर दो, चारों को मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या समझ आ गया कि नहीं? ये दो स्टेप थे आइसोथर्मल, दो स्टेप थे एडियाबैटिक, चारों को मल्टीप्लाई कर दो तो P1 P2 P3 P4 कैंसिल। चेक करो ये कैंसिल होगा कि नहीं? P1 P2 P3 4 ये भी इधर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और दूसरा आ जाएगा V2 बाई V4 बाई V3 है ना, V4 बाई V3 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 पावर गामा माइनस 1। क्या समझ आ गया? ये यही आएगा, एक बार देखना जरा, उल्टा तो नहीं आएगा, बस चेक कर लेना एक बार। गर्भ एक बार ये चेक कर रहे हो जल्दी से, उल्टा तो नहीं आ रहा बस ये V2 बाई V1 वो गामा माइनस V3 1। बाय V4 नहीं आएगा? ये वाला कह रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ पे भी यहाँ पे V1 बाई V2 होगा फिर, यार तो देखना एक बार, ये V1 बाई V2 है क्या? यस सर, यहाँ सर V1 बाई आप V2 आएगा। हाँ तो गामा माइनस 1 कैंसिल, गामा माइनस 1 कैंसिल, यानी V4 बाई V3 की वैल्यू V1 बाई V2 पुट कर देना। यहाँ पे V4 बाई V3 की वैल्यू क्या आएगी? V1 बाई V2। NR तो हर जगह कैंसिल ही हो रहा है, तो जब तुम V1 बाई V2 पुट करोगे तो V1 बाई V2 को यहाँ पे V1 बाई V2 पुट करना, यहाँ पुट करोगे V1 बाई V2 जगह V2 बाई V1 लिखोगे तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी V2 बाई V1 वाली, और आंसर आएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। T2 टेम्परेचर था सिंक का लोअर टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर था सोर्स का हायर टेम्परेचर। दिस इज फॉर रिवर्सिबल साइकिल ओनली, दिस इज फॉर रिवर्सिबल साइकिल ओनली। क्या क्लियर हो गया? ये पूरा कैलकुलेशन ढंग से करना, मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया, पूरा कैलकुलेशन ढंग से करोगे तो हो जाएगा तुमसे। रिवर्सिबल साइकिल के लिए है, और अगर मैं इरिवर्सिबल साइकिल के लिए निकालना चाहूं तो ये लिया मैंने सोर्स एट T1 टेम्परेचर, सोर्स एट T1 टेम्परेचर, इसने हीट रिलीज की क्यू किसी इंजन को दी, इंजन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ भी हो सकता है, इंजन को हीट दी, इसने W का कर दिया काम, वर्क डन किया W का, बाकी इसने रिलीज कर दी, यहाँ पे हमने Q1 हीट दी, Q2 इसने रिलीज कर दी सिंक को, यानी सराउंडिंग्स में Q2 इसने रिलीज कर दी सराउंडिंग्स को। तो अब इसका एफिशिएंसी क्या होगी इस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हीट इंजन की? यही तो होता है, सोर्स था कोई टेम्परेचर T, यानी पेट्रोल से हमने क्या कहते हैं पेट्रोल को बर्न किया, Q1 हीट रिलीज हुई, वो हीट मिल गई काम करने के लिए इंजन को, इंजन ने काम किया W का, बाकी हीट इसने रिलीज कर दी जो वेस्ट हुई, वो इसने रिलीज कर दी सराउंडिंग्स को। तो वर्क डन जो एफिशिएंसी होगी इस इंजन की वो क्या होगी? वर्क डन जितने का हुआ डिवाइड बाय जो तुमने हीट दी थी Q1, ये आएगा कि नहीं? और वर्क डन किसके इक्वल होगा? Q1 माइनस Q2, ये किसी भी इंजन के लिए वैलिड होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, ये किसी भी इंजन के लिए ट्रू है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ गया? 1 माइनस Q2 बाई Q1।
दिस इज फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। ये किसके लिए था? ओनली फॉर रिवर्सिबल। ये किसके लिए है? फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये बात समझ आ गई है? यस सर। तो बस अब अगर रिवर्सिबल के लिए दोनों को इक्वल करना है, अगर रिवर्सिबल के लिए दोनों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे? 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। बस हो गया प्रूफ। दिस इज बट दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल, ओनली फॉर रिवर्सिबल। दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। यहां तक रिवाइज कर लेना जरूर ढंग से, यहां तक रिवाइज कर लेना ढंग से। कल ये आगे होगा टॉपिक, कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स कराऊंगा इसके अंदर, फिर न्यूमेरिकल चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। कल इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। उसके कर्व्स बहुत पूछे जा रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के भी और एंट्रोपी के भी, दोनों के कर्व्स। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और न्यूमेरिकल्स होंगे। तो यहां तक करके आना ढंग से कल।